स्वागत है दोस्तों आज के इस नए वीडियो में। आज हम डिजिटल एजुकेशन के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू करने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट आ सकता है। ओके, तो वीडियो में बने रहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो आप सबके लिए रहने वाला है। अगर आप ये वीडियो BBMKU सेमेस्टर 1 के लिए देख रहे हैं तो ओके, तो आइए देख। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक निवेदन है, कृपया करके आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन जब मैं अपलोड करूं तो आप लोगों के बीच वो आ सके। तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करके इसको 1000 तक कंप्लीट कराइए ताकि हमारा चैनल मोनेटाइज हो जाए। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है, श्याम का फुल फॉर्म क्या है? स्वयं। स्वयं क्या? स्वयं। स्वयं का फुल फॉर्म क्या है? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या रहेगा? 4 ऑप्शन आपके पास है। अगर आप इसका आंसर पहले से जानते हैं तो नीचे ज़रूर हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि स्वयं का फुल फॉर्म क्या होता है। स्वयं का फुल फॉर्म होता है स्टडी वेव ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पिरिंग माइंड। ओके, इसका सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा। अगला प्रश्न हमारे पास है, भारत में स्कूली शिक्षा के लिए वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म किसे कहा जाता है? यानी एक देश के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा, दीक्षा। ओके, दीक्षा जो कि इसका सही आंसर रहेगा। अगर आप लोग हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो एक बार ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप इस क्लास के बाद जितना भी और हम वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आप लोग तक पहुंचता रहेगा। अगला प्रश्न है हमारा, फ्लिप्ड क्लासरूम का क्या अर्थ है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा, छात्र घर पर ऑनलाइन सामग्री पढ़ते हैं और स्कूल में अभ्यास और प्रोजेक्ट करते हैं। तो फ्लिप्ड क्लासरूम का मतलब होता है ऑनलाइन सामग्री आप घर में जाके पढ़िए और क्लास में आकर आप उसका प्रैक्टिस कीजिए। अगला प्रश्न है हमारे पास, MOOC का फुल फॉर्म क्या होता है, यानी पूरा नाम क्या होता है, ये पूछा गया है। तो इसका सही आंसर जो कि रहेगा दोस्तों ऑप्शन ए रहेगा, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। क्या? मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। आप एक बार इनको ज़रूर कॉपी में नोट कीजिएगा ताकि एग्ज़ाम देने के लिए जब आप जाएंगे तो आप अपना कॉपी को एक बार पलटेंगे ना तो उसको याद फिर आप आसानी से कर लेंगे। अगला प्रश्न है, उच्च शिक्षा के लिए 24/7 क्या यानी 24/7 शिक्षक टीवी चैनल प्रसारित करने वाली योजना कौन सी है? यानी 24 घंटे और 7 दिन चलने वाला एक टीवी चैनल जो आपको सिखाएगा वह योजना कौन सी है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा दोस्तों, स्वयं प्रभा। क्या? स्वयं प्रभा। अगला प्रश्न है हमारे पास, सिंक्रोनाइज लर्निंग का एक उदाहरण कौन सा है? तो जो सिंक्रोनाइज लर्निंग है, एक सेकेंड, सिंक्रोनाइज जो लर्निंग है इसका एक अगर उदाहरण हमसे पूछे तो हम बताएंगे लाइव ऑनलाइन वेबिनार और क्लास। यानी जब आप लाइव कोई चीज़ पढ़ते हैं या कोई वेबिनार अटेंड करते हैं तो उसी को हम कहते हैं सिंक्रोनाइज लर्निंग। ओके, अगला प्रश्न है दोस्तों हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा एक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम यानी LMS का उदाहरण है? व्हाट्सएप, मूडल, इंस्टाग्राम या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। इसका सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा जो कि सबसे अलग हमें दिख रहा है। मूडल जो है यह एक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया यानी NDL का प्रबंधन किस संस्था द्वारा किया जाता है? यानी उसका रख रखाव किसके द्वारा किया जाता है? तो नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी जो है इसका रख रखाव IIT खड़गपुर के द्वारा जो कि की जाती है रख रखाव के। अगला प्रश्न है हमारे पास, शिक्षा के क्षेत्र में ICT का क्या अर्थ है? जो ICT जो होता है इसका अर्थ आपसे पूछा गया है। तो आप याद रखिए जो हमारा डिजिटल एजुकेशन वाला विषय है इसमें आपको फुल फॉर्म
याद रखने होंगे, फुल फॉर्म से ही ज़्यादा क्वेश्चन इसमें आपको देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन ए जो कि इसका दोस्तों सही आंसर रहेगा, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ओके, एक बार ये सब को आप कॉपी में ज़रूर नोट कीजिए, आपको 100% याद हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास, ई शोध सिधु मुख्य रूप से क्या प्रदान करता है? जो हमारा ई शोध सिधु है यह मुख्य रूप से क्या प्रदान करता है? तो एक बार आप सब मिलके लाइक कर दीजिए। इसका सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा, शोध पत्रिकाओं और ई पुस्तकों तक पहुंच। जो ई शोध सिधु है ये ई पुस्तक, यानी अगर आपके पास किसी भी प्रकार का पुस्तक नहीं है तो आप उस पुस्तक का PDF रूप डाउनलोड करके उसमें आप पढ़ाई कर सकते हैं। और जो आपके पास पत्रिकाएं नहीं है वो भी आप इस वेबसाइट या इस ऐप के माध्यम से प्राप्त करके पढ़ाई कर सकते हैं। ओके, अगला है दोस्तों हमारे पास, भारत सरकार द्वारा शुरू की गई ई विद्वान पोर्टल मुख्य रूप से क्या है? जो हमारे भारत सरकार द्वारा एक ई विद्वान पोर्टल लॉन्च किया गया है, ये क्या है? 4 ऑप्शन आपके पास है, ज़रूर इसका आंसर देने का कोशिश करें ताकि आप ये खुद पे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाँ मेरा कितना सही हो रहा है, कितना गलत हो रहा है। मैं तो लास्ट में आपको प्रश्न का आंसर बता ही दे रहा हूँ, तो एक बार अगर आप अपने से टिक करेंगे, कमेंट करेंगे तो फिर मज़ा आएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा, विशेषज्ञों और वैज्ञानिकों का डेटाबेस तैयार करना कि हमारे भारत में टोटल कितने विशेषज्ञ हैं और कितने वैज्ञानिक हैं। इन सब का डेटा को एक ही जगह पर इकट्ठा करने के लिए ई विद्वान नाम का एक पोर्टल तैयार किया गया है। अगला प्रश्न है, ऊपर हमने सिंक्रोनाइज लर्निंग के बारे में पढ़ा था और यहाँ है असिंक्रोनाइज लर्निंग की मुख्य विशेषता क्या है? तो असिंक्रोनाइज लर्निंग की जो एक विशेषता है वो है छात्र अपनी सुविधा के अनुसार कभी भी सामग्री देख सकते हैं। तो असिंक्रोनाइज और सिंक्रोनाइज आप समझ गए होंगे, एक बार कमेंट करके बताइए कि सिंक्रोनाइज की मुख्य विशेषता क्या थी। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास अगला प्रश्न है, उस शिक्षा में शोध की चोरी करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है? यानी कोई अगर PhD कर रहा है और अगर उसका जो नोट्स है, मान लो कि उसका जो नोट्स है अगर वो चोरी हो जा रहा है तो उस चोरी को रोकने के लिए किस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है? ओके दोस्तों, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हमें लग रहा है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा, शोध सिधु। क्या? शोध सिधु। ऊपर हमने शोध सिधु के बारे में और एक चीज़ पढ़ा था, जल्दी से कमेंट करके आप हमें बताइए कि शोध सिधु क्या था। अगला क्वेश्चन है, ब्लेंडेड लर्निंग में किसका मिश्रण है? तो ब्लेंडेड जो लर्निंग होता है इसमें किस चीज़ का मिश्रण होता है? तो इसमें पारंपरिक शिक्षा और ऑनलाइन शिक्षा जो आपको मिल रहा है, इन दोनों का आपको मिश्रण देखने को मिलता है, ब्लेंडिंग लर्निंग। ब्लेंडिंग का ही मतलब क्या था? मिश्रण। ओके, अगला प्रश्न है, वर्चुअल टैब का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जो हमारा वर्चुअल टैब होता है इसका मुख्य उद्देश्य होता है छात्रों को घर बैठे विज्ञान के प्रयोगों का अनुभव देना। यानी जो चीज़ आप लैब में जाके करते थे साइंस के विषय में, वो चीज़ अब आप घर बैठकर कर सकते हैं। तो वर्चुअल लैब, वर्चुअल का ही मतलब होता है क्या? आभासी। वर्चुअल का मतलब क्या होता है? वर्चुअल का मतलब होता है आभासी। तो आप तो कहीं जा नहीं रहे हो, आप घर में ही मोबाइल के माध्यम से देख रहे हो, तो इसी को हम वर्चुअल लैब कहेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, शिक्षण के लिए LMS का मुख्य कार्य क्या होता है? जो LMS होता है इसका मुख्य कार्य क्या होता है? ओके, इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, कोर्स सामग्री को व्यवस्थित और ट्रैक करना। जो आपके पास कोर्स सामग्री है उसको व्यवस्थित और ट्रैक करना। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारे पास, जेमिनिफिकेशन। आप लोग जेमिनी नाम सुने होंगे, जेमिनिफिकेशन नया चीज़ हमारे पास आया है। तो जेमिनिफिकेशन, ओके, नोटिफिकेशन जिस प्रकार होता है उस प्रकार जेमिनिफिकेशन का शिक्षा में क्या अर्थ है? तो जो हमारा जेमिनिफिकेशन होता है इसका शिक्षा में जो अर्थ होता है, जो कार्य होता है वो होता है सीखने की प्रक्रिया में गेमिंग तत्वों
का उपयोग करना। ओके, गेमिंग तत्व जो होता है पॉइंट और लीडर बोर्ड आदि का उपयोग करना, ताकि हमारा जो ज्ञान है वो अच्छा से मिल सके। तो जैसे जैसे हम लोग इंजॉय के साथ पढ़ेंगे ना, उतना ही चीज़ हम ज़्यादा सीख सकते हैं। तो यही जो है जेमिनिफिकेशन हमें बताता है। जेमिनिफिकेशन हमें बताता है कि सीखने की प्रक्रिया में गेमिंग तत्वों का उपयोग करें, ताकि बच्चा जो है वो खेल खेल के पढ़ सके। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में आया था, उसके अनुसार NETF का क्या कार्य है? NETF का कार्य आपसे पूछा है। तो NETF का जो कार्य होता है वो होता है दोस्तों, ऑप्शन बी, प्रौद्योगिकी के उपयोग पर विचारों के मुक्त आदान प्रदान के लिए एक मंच प्रदान करना। ओके, तो इसको नोट कीजिए। कॉपी में आप लोग नोट नहीं करते हैं, इस कारण आपका जो है रिवीजन थोड़ा सा कम हो जाता है। आप लोग वीडियो देख के तो पार हो जाते हैं, बट कॉपी में जब तक आप लिखोगे नहीं तब तक आप वो रिवीजन नहीं कर पाओगे। ये वीडियो आप फिर बार बार कहाँ से खोजोगे बताइए। तो हमारे पास जो NETF है, इसका फुल फॉर्म जो होता है वो था नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम। क्या? नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम। ओके, अगला प्रश्न है हमारे पास, OER यानी ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेस की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? तो ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेस की सबसे बड़ी जो विशेषता है वो ऑप्शन बी में लिखा हुआ है, उन्हें कोई भी कानूनी रूप से मुफ्त में उपयोग, कॉपी या साझा कर सकता है। तो ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेस जो है यानी संसाधन जो है वो आपको कानूनी रूप से आपको मुफ्त यानी फ्री में, और उसका आप यूज़ कर सकते हैं और एक दूसरे के साथ फिर शेयर कर सकते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारे पास, डिजिटल शिक्षा में पॉडकास्ट का उपयोग आपको कहाँ देखने को मिलता है या उसका क्या उपयोग है, ये आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन बी है, पॉडकास्ट मतलब आप लोग जानबे करते हैं भाषण सुनना। तो ऑडियो के माध्यम से शिक्षक जो एजुकेशनल हमारे पास रिसोर्सेस होता है यानी शिक्षक जो सामग्री होता है उसको सुनने के लिए हम डिजिटल शिक्षा में पॉडकास्ट का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, भारत में वास्ता पहला जो आया था, पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो वास्ता आप लोग सुने हैं, ये वास्ता को भी एक बार याद रख लीजिए कि हमारे पास जो वास्ता है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य दोस्तों वो है स्कूली किताबों को डिजिटल रूप में उपलब्ध कराना, ताकि बस्ते का बोझ कम हो सके। बस्ता का मतलब आप लोग जानते हैं, जो आप लोग स्कूल जाते थे बैग एक लेकर, वही बैग को हम बस्ता कहते हैं। ओके, तो वही बस्ता के बोझ को कम करने के लिए भारत सरकार बस्ता पहल शुरू किया है, ताकि किताबें जो है वो डिजिटल रूप में उपलब्ध हो और बच्चों को बैग ढोना ना पड़े। अगला प्रश्न है हमारे पास दोस्तों, लर्निंग एनालिटिक्स का उपयोग डिजिटल शिक्षा में क्यों किया जाता है? तो हमारा जो लर्निंग एनालिटिक्स होता है उसका उपयोग हम डिजिटल शिक्षा में इसलिए करते हैं ताकि छात्रों की प्रगति और डेटा का विश्लेषण हम आसानी से कर सके। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार कक्षा 6 से किस तकनीकी कौशल को पाठ्यक्रम में शामिल करने पर जोर दिया गया है? यानी कक्षा 6 में आपको एक स्पेशल कुछ कौशल यानी स्किल सिखाया जाएगा। शायद हमारा कहीं पॉज हो गया था जिस कारण हम बोल रहे थे और आप लोग को समझ में नहीं आ रहा था। तो 23 नंबर क्वेश्चन से हम फिर से स्टार्ट करते हैं। प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार कक्षा 6 से किस तकनीकी कौशल को पाठ्यक्रम यानी सिलेबस में शामिल करने पर जोर दिया गया है? ऑप्शन आप लोग के सामने हैं, आप कुछ भी टिक मारिए ताकि आप लोग को पता चले हाँ मेरा सही हो गया है, ये मेरा गलत हो गया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा। कोडिंग जो चीज़ है इसको क्लास 6 से अब मैंडेटरी कर दिया गया है आपके सिलेबस में ऐड करना। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारे पास,
AI जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का शिक्षा में सबसे बड़ा लाभ क्या है, यानी AI जो है ये शिक्षा में आपको किस प्रकार लाभ दे रहा है, ये चीज़ आपको बताना है। तो व्यक्तिगत शिक्षण अनुभव प्रदान करना। ओके, तो AI जो कि अभी बहुत ही ज़्यादा हमें सरल कर दिया है किसी भी चीज़ को, तो आप भी AI के माध्यम से पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला प्रश्न है स्वयं प्रभा के चैनलों को अपलिंक करने के लिए किस उपग्रह यानी सैटेलाइट का उपयोग किया जाता है। जो स्वयं प्रभा चैनल है उसमें अपलिंक करने के लिए किस सैटेलाइट का उपयोग किया जाता है, तो ऑप्शन बी रहेगा GSAT-15। GST-15 जो है GSAT, ओके, GST जो 15 है वो यूज़ होता है। अगला प्रश्न है वर्चुअल रियलिटी का उपयोग करके इतिहास एवं विज्ञान पढ़ने का मुख्य लाभ क्या है। अगर हम वर्चुअल रियलिटी का उपयोग करके इतिहास और विज्ञान पढ़ते हैं ना, तो हमें वह अच्छा से याद होता है, यानी उस समय तो हम मौजूद नहीं थे, जो चीज़ हुआ था उसे हम कैसे देखेंगे, इसके लिए हम वर्चुअल यानी आभासी रियलिटी का उपयोग करते हैं। ओके, तो ऑप्शन बी जो कि इसका सही आंसर रहेगा, छात्र काल्पनिक दुनिया में इमर्सिव अनुभव प्रदान कर सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में चलाई जा रही योजना कौन सी है। तो इसके लिए हम एक योजना चला रहे हैं, हम नहीं, सरकार चला रही है। योजना का नाम है प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान। इसके माध्यम से ग्रामीण छात्रों को डिजिटल साक्षरता यानी कंप्यूटर के बारे में, मोबाइल के बारे में, AI के बारे में ज्ञान प्रदान किया जा रहा है। और आज का ये दोस्तों हमारा लास्ट प्रश्न है। मैं चाहता हूँ कि आप इस प्रश्न का आंसर कमेंट में हमें बताइए, और इस प्रश्न को हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। प्रश्न है आपके सामने, माइक्रो लर्निंग का क्या अर्थ है। तो माइक्रो लर्निंग का क्या अर्थ है, एक बार मैं आपको कमेंट बता देता हूँ। 5 से 10 मिनट के छोटे और केंद्रित वीडियो और मॉड्यूल के माध्यम से सीखना। ऑप्शन बी सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करना सीखना, बहुत छोटी लिखावट में पढ़ना, और केवल प्राइमरी स्कूल के बच्चे को पढ़ाना। ज़्यादा हार्ड नहीं है, आप इसको कमेंट में ज़रूर हमें बता सकते हैं, ताकि हमें पता चले कि अंत तक कौन से स्टूडेंट। अगर दोस्तों अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको BBMKU से संबंधित बहुत सारे अपडेट और क्लासेस देखने को मिलता है। देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे क्लास एक अपलोड किया और एक भाई का जो कि कमेंट भी आ गया है। थैंक यू सो मच भैया, जो कि सुबह सुबह हम एक वीडियो अपलोड किए, और बहुत सारा मैं जो कि BBMKU से संबंधित वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। तो आप ज़रूर हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको किस टॉपिक में वीडियो चाहिए, और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक अनदर वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।